नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका केमिस्ट्री अड्डा में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सोप्स और डिटर्जेंट अर्थात साबुन और अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे डे टू डे लाइफ का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि आप इसकी इम्पोर्टेंस को भलीभांति समझ सकते हैं। चाहे हमें घर की सफाई करनी हो, बर्तनों की सफाई करनी हो, कपड़ों की सफाई करनी हो, या खुद को साफ करना हो, हमारे शरीर को साफ करना हो, तो फिर इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन साथ ही साथ हमारे मन में बचपन से ही बहुत सारे सवाल रहते हैं इससे जुड़े हुए। वो क्या क्या सवाल हैं, पहले उसे देख लेते हैं, फिर हम लोग उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारे मन में रहता है कि साबुन और अपमार्जक अर्थात सोप और डिटर्जेंट होते क्या हैं। क्या उनका कोई केमिकल फार्मूला होता है? क्या उनका कोई केमिकल स्ट्रक्चर होता है? वो दिखते किस तरह से हैं? साथ ही साथ उनको बनाया किस तरह से जाता है? हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, उनको किस तरह से बनाया जाता है लेबोरेटरी में? क्या क्या उसमें मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं? किस तरह की चीज़ें बनाने के लिए हमें लैब में साबुन को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? साथ ही साथ सबसे जो ज़रूरी मन में हमारा सवाल रहता है वह रहता है कि वो कपड़ों को साफ़ किस तरह से करते हैं। कपड़ों में अगर कोई गंदगी लग गई है तो उस चीज़ को वो कैसे साफ़ करते हैं? क्या मैकेनिज़्म छिपा है उसके पीछे? अर्थात मैकेनिज़्म ऑफ सैपोनिफिकेशन क्या होता है? सैपोनिफिकेशन का हिंदी वर्ड होता है साबुनीकरण। इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे कि साबुनीकरण क्या होती है। साथ ही साथ हमारे मन में सवाल रहता है कि जो सोप का सॉल्यूशन है अर्थात साबुन का जो विलयन है, क्या वो एसिडिक है, क्या वो बेसिक है अर्थात वो अम्लीय है या क्षारीय है? कैसे पता करेंगे, कैसे जानेंगे इस चीज़ को? साथ ही साथ हमारे मन में बहुत सारे सवाल और भी रहते हैं कि सेपोनिफिकेशन की प्रक्रिया अर्थात साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो एक्जोथर्मिक होती है या फिर इंडोथर्मिक होती है? हमें हीट देनी पड़ेगी या फिर हीट निकलती है? साथ ही साथ हमारे मन में सवाल होता है कि सोप और डिटर्जेंट दोनों ही जो होते हैं वो कपड़ों की सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उनमें से भी बेटर कौन क्लीनिंग एजेंट होगा? कौन कपड़ों को अच्छे से साफ़ करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा? और दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, सोप और डिटर्जेंट में अंतर क्या है, इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे और हमारे मन में ये सवाल भी रहते हैं कि मिसेल क्या होते हैं, इनसे एग्ज़ाम में सवाल आते हैं, 2 या 3 नंबर के आते ही हैं। तो ये सारे हमारे मन में बचपन से ही सवाल हैं। आज हम लोग इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। उनमें से जो दूसरा जो सवाल है हमारे पास कि ये कपड़ों को किस तरह साफ़ करते हैं, इन्हें हम लोग अलग लेक्चर में बना करके वीडियो बना करके सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग अलग लेक्चर में इसको सीखेंगे, थोड़ा लंबा से इसको जाएंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सॉप्स के बारे में समझेंगे, लेकिन सॉप्स को समझने से पहले हमें फैटी एसिड को समझना पड़ेगा, क्योंकि फैटी एसिड के द्वारा ही सॉप का निर्माण किया जाता है। फैटी एसिड एक तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड ओ एच फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, तो उस तरह का जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड परिवार का मेंबर होगा। तो हमारा फैटी एसिड भी क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड परिवार का मेंबर है। बहुत सारी विशेष बातें हैं जो ध्यान देनी है आपको फैटी एसिड में। वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड परिवार का मेंबर है, साथ ही साथ इसमें जो कार्बन एटम की जो संख्या होती है इसके चेन में, इसके जो सटे हुए जो चेन हैं उनमें कार्बन एटम की संख्या बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। मतलब हमारे पास ये सी वो एच ग्रुप है, इसके साथ में कार्बन एटम की संख्या बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाएगी। एक लंबा चेन कार्बन का पाया जाता है। जनरली ये चेन 4 कार्बन से लेकर के 28 कार्बन तक आपको नेचुरली जो अकरिंग हमारे फैटी एसिड्स हैं उनमें देखने को मिलेगा। तो ये आगे चेन बढ़ता चला जाता है। तो फैटी एसिड क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिनमें कार्बन एटम का एक लंबा चेन पाया जाता है, और ये चेन 4 से 28 के बीच नेचुरली हमको देखा गया है। अब ये जो चेन है जिसे हम लोग एलिफैथिक चेन भी कहते हैं, ये सेचुरेटेड भी हो सकता है और अनसेचुरेटेड भी हो सकता है। सेचुरेटेड का मतलब हम लोगों ने समझा था जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही सिर्फ हो, तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं और बीच में कहीं डबल बॉन्ड भी आ सकता है, एक से ज़्यादा भी डबल बॉन्ड आ सकते हैं। तो ये हमारे कुछ फैटी एसिड्स हैं। ये फैटी एसिड्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये फैटी एसिड हमारे वेजिटेबल्स ऑयल जितने भी हैं, वेजिटेबल्स ऑयल उनमें ये पाए जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर जितने भी फैट्स हैं उनमें भी ये पाए जाते हैं। जनरली जब हम लोग वेजिटेबल ऑयल खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में जाके फैट्स के रूप में कंज्यूम हो जाते हैं, वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। इसी वजह से इसका नाम, इस तरह के एसिड का नाम फैटी एसिड्स पड़ा है। और इन्हीं फैट्स में फैटी एसिड्स देखने को मिलेंगे आपको। ये जो फैटी एसिड्स होते हैं हमारे बॉडी में एस्टर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये फैट्स जानवरों में भी मौजूद होते हैं, हमारी बॉडी में भी मौजूद होते हैं। तो इस वजह से साबुन बनाने के लिए हम लोग जानवरों के फैट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फैट्स जो हैं बेसिकली किस रूप में रहते हैं हमारे बॉडी में या फिर वेजिटेबल ऑयल में? एस्टर्स के रूप में रहते हैं। मेन 3 क्लासेस होते हैं एस्टर के, जो उनमें वो पाए जाते हैं उस रूप में: ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स
क्लोरोस्टेराइल एस्टर्स के रूप में वो पाए जाते हैं। ये चीज़ें आप अगर समझ गए हों तभी आप आगे की चीज़ें समझ पाएंगे कि साबुन किस तरह से बनता है और किस तरह से उसका डिफिनेशन को डिफाइन किया गया है। तो फैटी एसिड्स क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिनमें लंबा कार्बन आइटम का चेन पाया जाता है। उस कार्बन आइटम के चेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है। जनरली 4 से 28 कार्बन आइटम का चेन होता है और ये फैट्स मतलब ये वेजिटेबल ऑयल्स में या फिर हमारे बॉडी के अंदर भी मौजूद होते हैं, एस्टर के रूप में मौजूद होते हैं। एस्टर की पहचान हम लोग किस तरह से करते हैं? जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये वाला फंक्शनल ग्रुप हो RCOOR उसे एस्टर के रूप में हम लोग जानते हैं। अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि साबुन क्या होता है। तो हमारे पास बहुत तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे कि ऑलिक एसिड एक है, उसमें 17 कार्बन का लंबा चेन होता है और COH ग्रुप तो रहेगा ही, तभी तो उसे हम लोग फैटी एसिड कर रहे हैं। फिर हमारे पास एस्टेरिक एसिड है, उसमें 17 कार्बन का उसमें भी चेन होता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है कि इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 17 कार्बन का चेन है और इसमें COH ग्रुप है, बीच में हमारा डबल बॉन्ड है। एस्टेरिक एसिड में आपको सिंपली 17 कार्बन का चेन दिखेगा, डबल बॉन्ड कहीं नहीं दिखेगा। फिर हमारे पास पाल्मिटिक एसिड है, इसमें 15 कार्बन का चेन होता है, आगे मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। ये सारे हमारे क्या होते हैं? फैटी एसिड्स होते हैं। लेकिन ये हमारे साबुन नहीं है, ये हमारे फैटी एसिड्स हैं। साबुन की परिभाषा किस तरह से दी गई है? अगर इन फैटी एसिड को किसी बेस से ट्रीट करा दें, मतलब किसी कोई भी जब एसिड रिएक्ट करता है बेस से, तो हम सभी जानते हैं कि सॉल्ट का निर्माण होता है, साथ ही साथ पानी भी बनेगा। तो जब इस फैटी एसिड को, जनरली हम कौन से एसिड की बात कर रहे हैं? फैटी एसिड। जनरली ये वीक एसिड होते हैं, तो ये हमारा वीक एसिड है। और हम लोग जो जनरली बेस लेते हैं वो NaOH लेते हैं या फिर KOH लेते हैं, ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं। तो जब कोई स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से रिएक्ट करेगा तो ओवरऑल सॉल्यूशन हमारा बेसिक होता है। आपको याद हो, अगर इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है कि स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, वीक एसिड वीक बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब कोई स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से रिएक्ट करेगा तो वीक एसिड तो उतनी मात्रा में H+ आयंस नहीं देगा, तो वो पहले ही NOH के जितने भी OH माइनस आयंस है उससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा और अधिक मात्रा में NOH जो सॉल्यूशन है वो उसमें OH माइनस आयंस बचा रहेगा, जिस वजह से जो सॉल्यूशन है वो बेसिक कैरेक्टर का हो जाता है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि सोप का सॉल्यूशन क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि बेसिक होता है। क्या इसके पीछे वजह है? आपने देखा कि हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो इसलिए जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो बेसिक हो गया। तो ओवरऑल क्या देख रहे हैं कि ये हमारे फैटी एसिड होते हैं। अगर फैटी एसिड को बेस से रिएक्ट करा देंगे तो उसका सॉल्ट मिलेगा। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं तो सोडियम का सॉल्ट मिलेगा। अगर KOH का इस्तेमाल करते हैं यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं तो पोटेशियम का सॉल्ट मिलेगा। तब आप देखते हैं कि इसका डिफिनेशन किस तरह से दे सकते हैं हम लोग सोप का डिफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं कि सोप्स जो होते हैं वो सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं हायर फैटी एसिड के, जैसे कि ओलिक एसिड के या फिर एस्टेरिक एसिड या फिर पाल्मिटिक एसिड के। मतलब अगर हम C17H33COOH एक एसिड है, इसमें अगर NaOH से रिएक्ट करा दे तो इसके बाद क्या बनेगा? यहाँ पे Na+ है हमारे पास, ये OH- है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये इसका माइनस इसके प्लस रिएक्ट कर जाएगा, हमारे पास बनेगा C17H33COONA और ये इस तरह से आयन ग्रुप में रहेंगे और ये इसका OH और इसका H मिल के वाटर बना देगा, तो सॉल्ट और वाटर बन गया। ये हमारा सॉल्ट है, इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव आयन का नाम लिखते हैं, तो ये हमारा सोडियम होगा, सोडियम। और ये क्या है? हमारा एक आयन है, नेगेटिव आयन है, इसलिए 8 वर्ड लास्ट में इस्तेमाल करते हैं। ये चूँकि ओलिक एसिड से हम लोग ले रहे हैं इसलिए इसका नाम होगा सोडियम ओलिएट। अगर हम इसी तरह से इस एसिड का ले लेते हैं तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम अस्टेरेट। अगर इस एसिड को ले लेते हैं और इस NaOH से रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलेगा सोडियम पाल्मिटेट। जैसे कि कुछ स्ट्रक्चर को देखते हैं हम लोग, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये हमारा सोडियम अस्टेरेट है, ये एस्टेरिक एसिड से आया। एस्टेरिक एसिड को यानी कि C17H33COOH ये हमारा एस्टेरिक एसिड है, इसको हम लोगों ने NaOH से रिएक्ट कराया तो आपने देखा क्या बनेगा? हमारे पास ये वाला कंपाउंड बनेगा सोडियम एस्टेरेट, साथ में पानी बनेगा, तो ये हमारा साबुन हुआ। ये जो पूरा कंपाउंड है ये हमारा साबुन है, ये हमारा फैटी एसिड है, ये हमारा साबुन है, इसे ही सोप कहते हैं। उसी तरह से ये हमारा पाल्मिटेट आयन है, सोडियम पाल्मिटेट, ये पाल्मिटिक एसिड से ड्राइव हुआ है, यहाँ पे Na लगा रहेगा, तो ये हमारा सोडियम पाल्मिटेट कहलाया। तो ये हमारा एक सोप हुआ, ना कि ये हमारा एक फैटी एसिड है, जबकि ये हमारा साबुन हुआ। अब हम समझते हैं कि किस तरह से इसको बनाएंगे, क्या मैकेनिज्म इसके पीछे छिपा हुआ होगा।
तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों कि सेपोनिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है। हिंदी में इसे साबुनीकरण प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है साबुनीकरण मतलब साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होगी उसे ही सेपोनिफिकेशन कहेंगे। लेकिन इसका डिफिनेशन हम लोग कुछ इस तरह से देते हैं, द बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर, एक एस्टर का बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देना सेपोनिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। हमारे पास एक एस्टर रहेगा, ये हमारा एस्टर है, हम लोगों ने NaOH का इस्तेमाल किया, एक बेस है, तो बेस के माध्यम से हम लोगों ने इस एस्टर को हाइड्रोलाइज कर दिया और करस्पॉन्डिंग फिर हमें अल्कोहल मिलता है और साथ में हमें एक एसिड का सॉल्ट मिलता है। मतलब जब हम लोग किसी एस्टर को किसी बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है, साथ ही साथ हमें उसका एसिडिक सॉल्ट मिलता है, एसिडिक सॉल्ट। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग सेपोनिफिकेशन कहते हैं। इतना आपको जो चीज़ें हैं वो इस तरह से समझ में नहीं आएंगी। हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक एस्टर है, ट्राइग्लिसराइड भी इसे कहते हैं। ये कहाँ पे मौजूद रहेगा, ये हमारा एक तरह का फैटी एसिड है जो कि एस्टर के फॉर्म में है, एस्टर के फॉर्म में है। कहाँ रहेगा ये, वेजिटेबल ऑयल में। तो अगर आपको साबुन बनाना है तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल में क्या रहेगा, फैटी एसिड, किस रूप में, एस्टर के रूप में। एस्टर है, कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए हमारे पास तरीका क्या है कि जिस भी कंपाउंड में RC डबल बॉन्ड O ये ग्रुप रहेगा तो उसे एस्टर कहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्रुप मौजूद है, इधर R है, इधर R है, तो इस तरह से 3 एस्टर के ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये हमारा एस्टर है। अब ये हमारा एक वेजिटेबल ऑयल है। अब इस वेजिटेबल ऑयल में हम लोग क्या करेंगे, एक बेस मिला देंगे। जनरली आप NaOH और KOH दोनों में से कोई भी मिला सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, NaOH मिलाएंगे, तो ये बेस इससे रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद हमें 2 चीज़ें मिलेंगी। पहली, एक हमें ग्लिसरॉल मिलेगा जिसे ग्लिसरीन भी कहा जाता है। ये ड्राइंग एजेंट के रूप में काम करता है, पानी को त्वचा से सोखने में काम करता है, इसलिए इसका कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ हमें मिलेगा साबुन, क्रूड सोप मिलेगा, यही हमारा साबुन है, इसी का हमें निर्माण करना है और यही चीज़ हमारी हमारी मेन चीज़ है। तो साथ में कुछ मात्रा में आपको हीट भी देखने को मिलेगा। तो अब जिस बीकर में ये रिएक्शन करवा रहे होंगे तो बीकर का जो सरफेस है या फिर तली है वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ मात्रा में आपको हीट भी देखने को मिलेगा। क्या, क्यों ऐसा हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक एस्टर ले रहे हैं और उसमें एक बेस डाल रहे हैं, मतलब एक एसिड बेस रिएक्शन एक तरह से हो रहा है, क्योंकि फैटी एसिड है एक तरह का हमारा ये। तो एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस वजह से क्या होगा कि पूरा एसिड जो सॉल्यूशन होगा वो थोड़ा बहुत बेसिक कैरेक्टर का हो जाएगा, और इस वजह से ये जो कि बेसिक कैरेक्टर का है इसलिए यह रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। ये सॉल्यूशन, कोई भी सोप का सॉल्यूशन लेंगे तो वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन बेसिक रहेगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ जो बीकर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जिस बनाने के लिए, वो बीकर थोड़ा हीटेड हो जाएगा, क्योंकि ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। ये हमारा क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन इन सबसे बढ़कर आपके मन में सवाल आता होगा कि सर ये सब हुआ कैसे, क्या क्या चीज़ें हुई, किस तरह से हुआ, मैग्नीशियम क्या था इसके पीछे। आइए उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो हम लोग एस्टर को इस तरह से ना लिख करके ये जो ग्रुप है इसको छोड़ देते हैं, इसको RR मान लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या, किस तरह से एस्टर से बनेगा, RC डबल बॉन्ड O और ORR। ये हम इस पूरे कंपाउंड को कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं। यहाँ पे 3 इस तरह के हैं, हम एक ही लेके चल रहे हैं। जब हम इसमें NaOH का रिएक्शन कराएंगे तो किस तरह से चीज़ें होगी उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, और क्या क्या बनेंगे उस चीज़ को देख लेंगे तो हमारा पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। तो आइए फिर देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो हमारे पास एक एस्टर है, जैसे कि RC डबल बॉन्ड O जब हम एक बेस से रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारे पास OH माइनस आयन लिबरेट करेगा, आयनाइज रहेगा, और Na+ में आयनाइज रहेगा। और चूँकि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आएगा और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। ये जो OH माइनस आयन है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, बहुत ही इलेक्ट्रॉन चूँकि रिच है तो इसे मतलब पॉजिटिव सेंटर की तलाश है, क्योंकि ये खुद नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव सेंटर की तलाश है। तो ये यहाँ पे आएगा, इसके पास ढूंढेगा कि कहाँ पे पॉजिटिव सेंटर है, तो यहाँ पे दिख रहा है इसे, तो यहाँ पे ये इसको अटैक कर देगा। ये OH माइनस आके इस पर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे। 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस बॉन्ड को खोलना पड़ेगा। तो ये इस तरह से खुल जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास RC, और ये खुल गया तो यहाँ पे O माइनस आ जाएगा, और ये चूँकि इसमें अटैक किया तो यहाँ पे OH यहाँ पे आ गया, साथ में OR यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस है। अब ये जो पूरा कंपाउंड है हमारा ये अभी बहुत दुखी है, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। अपना नेगेटिव चार्ज को ख़त्म करना चाहेगा, इसके लिए क्या करेगा, ये फिर से वापस यहाँ पे वापस जा सकता है। और चूँकि ये बहुत ही अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से ये फिर ये निकल जा सकता है। तो निकलने के बाद क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O और साथ में OH यहाँ पे लगा रहा, और साथ ही साथ हमारे पास OR माइनस निकला।
लेकिन ये भी बड़ा दुखी है क्योंकि अभी इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, तो इसको भी फुलफिल करना पड़ेगा। तो यहाँ दिख रहा है कि एसिडिक प्रोटॉन यहाँ पे दिख रहा है, डेल्टा पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये इजीली RC डबल बॉन्ड O- में यहाँ पे अलग हो जाएगा और ये हमें ROH मिल जाएगा, जो कि अल्कोहल है, जो ग्लिसरॉल के रूप में हमें मिल रहा था, या फिर ग्लिसरीन के रूप में जिसे हम लोग कहते हैं। और चूंकि ये बहुत ही स्टेबल होगा क्योंकि ये रेजोनेंस कर रहा है इसके साथ में, और इसको स्टेबलाइज करने के लिए इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास सोडियम के आयन भी हैं। तो इस तरह से सोडियम का हमें एक एसिडिक सॉल्ट मिल गया और ये हमें अल्कोहल मिल गया। तो ये पूरा ओवरऑल मैकेनिज्म था जिसमें आपने देखा कि एक एस्टर को बेसिक मीडियम में किस तरह से हाइड्रोलाइज कर दिया गया और वो कन्वर्ट हो गया किस में, एक सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड में और साथ में अल्कोहल में। तो आइए अब हम लोग समझते हैं डिटर्जेंट के बारे में। डिटर्जेंट को हिंदी में अपमार्जक कहा जाता है। अपमार्जक और साबुन के बीच का अगर आपको डिफरेंसेस समझना है तो इनके स्ट्रक्चर को आपको देखना पड़ेगा। साबुन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था कुछ इस तरह से, ये हमारा सोडियम स्टेरेट है, इसमें C डबल बॉन्ड OH ग्रुप पाया जाता है। साबुन जितने भी हैं उनमें आपको C डबल बॉन्ड OH ग्रुप देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं डिटर्जेंट की बात करें तो डिटर्जेंट में आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड के ग्रुप देखने को मिलेंगे या फिर सल्फेट के ग्रुप देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये हमारे दो अलग अलग कॉमन डिटर्जेंट्स हैं, जैसे कि सोडियम N 2 डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट और दूसरा जो हमारे पास है वो सोडियम नॉर्मल 2 डेकाइल सल्फेट। तो डिटर्जेंट्स में आपको बेंजीन सल्फोनेट के ग्रुप देखने को मिलेंगे या फिर सल्फेट आयन के ग्रुप देखने को मिलेंगे। ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर सल्फोनिक एसिड लगा देंगे तो इसे हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं। अगर इस H को हटा करके Na लगा देते हैं तो ये हमारा बेंजीन सल्फोनेट बन जाएगा, यानी कि एक सॉल्ट बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। तो डिटर्जेंट्स भी क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स के, हायर बेंजीन सल्फोनिक एसिड के वो सॉल्ट होते हैं। तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि साबुन में COH ग्रुप है, लेकिन इसमें आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड ग्रुप या फिर आपको सल्फेट ग्रुप भी देखने को जनरली मिलेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि किस तरह से इसको बनाया जा सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डिटर्जेंट को किस तरह से बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले रिकॉल कर लेते हैं कि सेपोनिफिकेशन में हम लोगों ने क्या सीखा था। सेपोनिफिकेशन में हम लोगों ने क्या किया था कि कोई वेजिटेबल ऑयल लिया था जनरली, जिसमें एस्टर के रूप में वो मौजूद रहेगा फैटी एसिड, और उसको फिर NaOH से रिएक्शन कराया था। दोनों को एक बीकर में मिक्स करेंगे जेंटली हीट करते हुए। जब ये दोनों मिक्सचर बॉयल करना शुरू कर जाएंगे तो बॉयलिंग के कुछ समय के बाद इसमें थोड़ा सा हम लोग NaCl मिला देते हैं ताकि जो साबुन है वो सेपरेट आउट हो सके सॉल्यूशन से। फिर सॉल्यूशन को ठंडा कर देंगे, सॉप को जो ऊपर में है टॉप में सॉल्यूशन के उसको निकाल लेंगे बाहर, बचा हुआ जो हमारा रहेगा ग्लिसरॉल रहेगा। प्योर ग्लिसरॉल को निकालने के लिए फिर हम लोग उसको हाइड्रोलाइज कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिस, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में अगर हाइड्रोलाइज कर देंगे तो फिर हमें ग्लिसरॉल भी मिल जाएगा और साबुन तो अलग हो ही गया NaCl के द्वारा। तो ये हमारा सेपोनिफिकेशन का प्रोसेस था। लेकिन अगर हमें डिटर्जेंट बनाना है तो थोड़े से इसमें बदलाव करने होंगे। डिटर्जेंट को प्राप्त करने के लिए हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम के माध्यम से हम लोग डिटर्जेंट का निर्माण करते हैं। तो पेट्रोलियम का जब हम लोग रिफाइनिंग करते हैं तो रिफाइनिंग प्रोसेस में हमें लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम मिलता है। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम या फिर हाइड्रोकार्बन का चेन हमें मिलता है। उस हाइड्रोकार्बन चेन का रिएक्शन जब हम लोग रिफाइनिंग करने के बाद, जब उस जो चेन हमें प्राप्त हुई लंबा कार्बन एटम का चेन, उसको अगर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर देते हैं और फिर बाद में जब हम इसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तब हमें एक सोडियम का सॉल्ट मिलता है, सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट मिलता है। यही हमारा क्या कहलाता है, डिटर्जेंट कहलाता है। डिटर्जेंट काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। आइए देखते हैं कि क्या क्या इसके नुकसान हैं। तो जो सबसे ज़रूरी नुकसान यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये जो होते हैं डिटर्जेंट्स वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मतलब ये जल्दी से विघटनीय नहीं होते हैं, मतलब इन्वायरमेंट में जब ये एक बार चले जाएंगे तो इनका अपघटन बहुत ही देरी से होता है। इस वजह से ये वाटर और सॉइल पोल्यूशन करते हैं। इसलिए डिटर्जेंट को यूज करने का सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक यही देखने को मिलता है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। हालांकि इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। क्या फ़ायदे हैं कि डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो अच्छे तरीके से हार्ड वाटर में सफाई कर सकते हैं साबुन की तुलना में। साबुन जो होते हैं वो हार्ड वाटर में अच्छे सफाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और इस वजह से जो इसी वजह से जो डिटर्जेंट की जो कार्य क्षमता है हार्ड वाटर में वो काफ़ी बढ़ जाती है। हालांकि डिटर्जेंट जो है वो हर तरह के वाटर में सफाई अच्छा से करता है, लेकिन साबुन जो है वो हार्ड वाटर में नहीं कर पाएगा। तो डिटर्जेंट जो है एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और जनरली हार्ड वाटर में भी सफाई आपको दे देगा, लेकिन जो सोप्स हैं वो एसिडिक मीडियम में और हार्ड वाटर में जनरली अच्छे से सफाई नहीं करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं डिटर्जेंट और सोप में। तो ये हमारे पास सोप है, डिटर्जेंट है। सोप के बारे में हम लोगों ने देखा था
कि ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड के, और डिटर्जेंट में हम लोगों ने देखा था कि ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं सल्फोनिक एसिड के। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि सोप में COH ग्रुप पाया जाता है, और डिटर्जेंट में हम लोगों ने देखा था SO3Na ग्रुप पाया जाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि सोप जो है वो अच्छे से हार्ड वाटर में काम नहीं कर पाते, चाहे एसिडिक वाटर हो चाहे सलाइन वाटर हो, उसमें अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, लेकिन डिटर्जेंट वहीं दूसरी ओर अच्छे से काम कर पाते हैं, यानी कि झाग ज़्यादा देते हैं। सोप के बारे में बात करें और तो ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इनसे वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है डिटर्जेंट का यूज़ करने का वो यह है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और वाटर और सॉइल पोल्यूशन का कारण बनते हैं। सॉप में एग्जांपल हम लोगों ने देखा था बहुत सारे एग्जांपल, जैसे सोडियम एस्टरेट, सोडियम पॉल्मेटेट, सोडियम ऑलिएट, और अगर डिटर्जेंट की बात करें तो हम लोगों ने देखा था सोडियम लोराइल सल्फेट। ये हमारे कुछ डिटर्जेंट्स और सॉप के बेसिक डिफरेंसेस हुए। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने सोप्स और डिटर्जेंट क्या होते हैं, कैसे उनको बनाया जाता है, और क्या सैफोनिफिकेशन है, क्या मैकेनिज्म उसका होता है, और सोप का सॉल्यूशन एसिडिक होगा बेसिक उसे भी देख लिया, एक जो थर्मिक प्रोसेस है या इंडोथर्मिक प्रोसेस उसे भी देख लिया, बेटर कौन है उस चीज़ को भी देखा। लेकिन क्यों है इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सोप जो है वो अच्छे से सफाई क्यों नहीं कर पाता हार्ड वाटर में, लेकिन डिटर्जेंट कर पाता है, इस चीज़ को कल देखेंगे हम लोग। मिसाइल क्या होते हैं उसे भी देखेंगे। फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह के मटेरियल चाहिए होते हैं सोप को बनाने के लिए। तो 3 तरह के मटेरियल चाहिए होते हैं देखा हम लोगों ने। पहले हम लोग ने देखा कि वेजिटेबल ऑयल चाहिए होगा, साथ में फिर हमें NaOH चाहिए होगा, और फिर कुछ मात्रा में NaCl चाहिए होगा, ताकि सेपरेट आउट कर सकें हम साबुन को। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें देखें। हमें 2 चीज़ें कल के लेक्चर में देखनी है कि किस तरह से साबुन या सर्फ जो है वो कपड़ों की सफाई करता है, और साथ ही साथ मिसेल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है उस चीज़ को देखना है, और देखना है कि डिटर्जेंट एक अच्छा इफेक्टिव वे से किस तरह से सफाई करता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।